गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब स्टूडेंट्स को। आइए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। आज हम सीएस का टैक्सेशन वाला जो कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में फिर से बता दूं। सबसे पहली बात, जो आपका टैक्स का जो सिलेबस है, टैक्सेशन का जो सिलेबस है बच्चों, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो टैक्सेशन का सिलेबस है बच्चों, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो आप पढ़ोगे इनकम टैक्स, जो सबसे बड़ा पार्ट है इसका इनकम टैक्स। दूसरा पार्ट है इसमें जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। और तीसरा पढ़ोगे आप कस्टम ड्यूटी। ठीक है। जो इनकम टैक्स है बच्चों, वो आपका 50 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 50 मार्क्स के लिए। जीएसटी आपको 30 मार्क्स के लिए पूछेंगे और कस्टम आपका 20 मार्क्स के लिए रहेगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि हमारा ये जो टैक्सेशन है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे डिपेंडेड है। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम बात करेंगे बच्चों जब सिलेबस के अंदर जाएंगे। पर पहले हम देख रहे हैं कि सर सिलेबस कैसे बना हुआ है। 50 नंबर का तो आपका इनकम टैक्स आएगा और जीएसटी रहेगा आपका 30 मार्क्स का, और साथ साथ में आपका जो कस्टम ड्यूटी है वो रहेगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पता चलेगा कि सर दूसरी बात, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात क्या है सर इसके अंदर कि सारा का सारा एमसीक्यू बेस पेपर है। आहा सर मजे आ गए, तो एमसीक्यू है, तुक्के मार देंगे। नहीं बेटा, तुक्के नहीं लगेंगे, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, एग्जाम सिंपल आता है, इतना मुश्किल नहीं आता डिटेल्स के अंदर, तो ये आसान रहेगा, ऐसा नहीं मुश्किल होगा। पर हाँ, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, 0.25। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक जो सही क्वेश्चन था वो भी गलत मान लिया जाएगा। तो तुक्के मारेंगे, थोड़ा संभल के मारेंगे। तुक्के मारने क्यों है भाई, जब पढ़ाई करके जाएंगे तो जरूरत नहीं तुक्के मारने की। चलिए सर, 2 बात ये होगी। तीसरी बात सर, ये सबसे बड़ा जो सिलेबस आपका रहेगा वो रहेगा आपका इनकम टैक्स का, जिसमें काफी समय लगेगा हमें। और जीएसटी और कंपेयर टू कस्टम ड्यूटी थोड़ा कंपेयर टू कम है बच्चों। कम का मतलब ये नहीं कि बहुत ही कम है, कम है, पर हाँ इनकम टैक्स को काफी ज्यादा लिखा हुआ सिलेबस के अंदर। और अगर मैं बात करूं कुछ अलग अलग कोर्सेज की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सीए के कोर्स की। सीए के कोर्स के मुकाबले आपका जो कोर्स है बच्चों वो 1.5 टाइम है। सीएस एग्जीक्यूटिव का जो कोर्स है वो सीए के मुकाबले 1.5 टाइम है। ओके सर। दूसरी बात है सर, अगर मैं बात करूं सीएमए की, तो सीएमए के मुकाबले आपका जो कोर्स है वो 2 टाइम है, मतलब डबल है, जस्ट डबल है आपका सिलेबस। तो और आपका जो सिलेबस है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिया ही है। कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। 900 पेज का आपका पूरा मॉड्यूल है, वो आपको नहीं खोलना, क्योंकि सारे नोट्स मैं आपको बना के दूंगा। आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहली चीज, आप फर्स्ट क्लास है आपकी, मैं बता दूं आपको, एक कॉपी लगानी है, मोटी सारी कॉपी लगानी है इनकम टैक्स के नाम की, एक कॉपी जीएसटी की लगेगी, एक कॉपी कस्टम की लगेगी। सब कुछ मैं क्लास में ही लिखवाने वाला। एक भी चीज आपको नहीं बुक से देखनी, मॉड्यूल से कुछ भी नहीं देखना, आपको सब कुछ मेरे नोट से ही आपको देखना है। मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोटोटाइप दिखा दूं। अभी मैंने एक बैच कंप्लीट किया है रिसेंटली, हालांकि वैसे कंप्लीट हो चुका है बैच, वो उसमें टेस्ट चल रहे हैं हमारे, पर बता दूं मैं आपको किस तरह से काम चलेगा हमारा। जैसे डीटी का जो बैच मैंने अभी कंप्लीट किया है, अच्छा ये सैलरी का टॉपिक आपके सामने है, देखो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक नोट्स बनाऊंगा आपके में। ये कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन कैसे होते हैं, सारी चीज यहां पे बताने वाला हूं। तो बच्चों आपको एक कॉपी लगानी है, उस कॉपी के अंदर ये जो नोट्स आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह से हम क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। थोड़ा सा फाइल हैवी है इसलिए खुलने में टाइम लगाएगी। देखिए ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, क्लास में ऐसे ही नोट्स बनाते चले जाएंगे। मॉड्यूल को खोलना भी नहीं है, और ये नोट्स मैं आपको प्रिंटेड नहीं देने वाला, आपको कॉपी में खुद बनाना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कॉपी में आप खुद लिखोगे तो मेरे हिसाब से आप ज्यादा उसे याद कर पाओगे। जो डीसीसी में आप आए हैं, आपको 3 मोड से इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला मोड है कि आप लाइव क्लासेस देख पाएंगे, डेली हमारी लाइव क्लासेस रहेगी, जैसे आज हमारी स्टार्ट हुई है। दूसरी बात इसके अंदर, दूसरा जो बेनिफिट है आपको, फेस टू फेस का तो बेनिफिट है ही, दूसरा है कि सर आप रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देख पाएंगे। अगर मान लो बाई चांस किसी वजह से आप क्लास नहीं देख पाते हैं, तो इस क्लास की जो क्लास हुई है आज, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहेगा।
ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है कि सर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो रिकॉर्डिंग आप पर अवेलेबल रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग सिर्फ एक दिन के लिए अवेलेबल है, आपके एग्जाम डेट तक वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल आपके ऐप पे ही रहेगी, आप नंबर ऑफ टाइम उसको देख पाते हैं। पर मेरा ये पर्सनली मानना है कि लाइव क्लास में आइए और आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइव क्लास में पढ़ाई का एक डेकोरम अलग ही होता है। रिकॉर्डिंग में आप नॉर्मली स्टॉप कर करके उसे देखेंगे तो वो फ्लो नहीं बन पाता, ये मेरा मानना, बाकी आपकी मर्जी है। ये 3 आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ यार कोर्स कब कैसे कंप्लीट होगा, कब तक कंप्लीट होगा, नोट्स कैसे दोगे आप, एमसीक्यू क्या रहेंगे, मॉक टेस्ट पेपर क्या रहेंगे, सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है इसी ऐप के थ्रू। ठीक है बच्चों। रही बात कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, तो कोर्स आपके सामने बच्चों हमारा लगभग 3.5 से 4 महीने में कोर्स आपका कंप्लीट करवाऊंगा मैं। उसके बाद आपके टेस्ट लेंगे, बीच बीच में आपके क्लास टेस्ट भी होते रहेंगे, जो मैं आपके क्लास टेस्ट लेता रहूंगा। ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है, तो पेपर जैसा एग्जाम में आता है बच्चों वैसा का वैसा ही हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपसे क्या करें, वैसा ही आपके सामने हम बनाएं। तो आप देख पा रहे हैं ये जो मैं आपके सामने नोट्स बना रहा हूं बच्चों, ऐसे का ऐसा ही आपको कॉपी के अंदर बनाना है, ताकि क्या कर पाए आप इजिली इसे हम क्या कर पाए, याद कर पाए। आसान है बच्चों, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है, तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए कि आप कॉपी बना के उसमें लिखना स्टार्ट करिए। चलिए ज्यादा हम समय खराब नहीं करेंगे और चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। देखिए टेक्स्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। देखिए बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं मैं आपको, कुछ नया नहीं, कुछ भी लिखना नहीं है आज। लिखने के लिए बताऊंगा, थोड़ी देर बाद लिखना स्टार्ट कर देना, कॉपी लगा लेना बच्चों। तो हम टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स? हाँ बच्चों डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जिसने इनकम को कमाया है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करने जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस किया और बिजनेस करने पर मैंने इनकम को अर्न किया, मैंने इनकम को अर्न किया, मैंने ही पैसा तो कमाया है। तो जो पैसा कमाता है डायरेक्टली वो क्या करता है, गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करता है उसे क्या नाम दिया जाता है बच्चों, उसे नाम दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल एक है जिसका नाम है इनकम टैक्स। ये वही है जो हमारे सिलेबस में 50 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है सर। जो इनकम कमाएगा उसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, इसे हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो वर्ड डायरेक्ट का मतलब समझ पा रहे हो आप? डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट का मतलब हुआ कि सर अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, तो डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट पेड टू गवर्नमेंट, डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, मतलब सीधा पैसा मोदी सरकार की जेब के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। दूसरा जो टैक्स होता है बच्चों वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि सर सीधा पैसा मोदी सरकार की जेब में नहीं जाएगा, तो सर कहां जाएगा, तो ये पैसा कहां जाएगा, ये पैसा इनडायरेक्टली आपकी जेब से निकलेगा और गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। पहले इसके एग्जांपल बता दूं, इसके 2 ही एग्जांपल है बच्चों। एक तो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको नाम दिया गया है जीएसटी, और दूसरा है बच्चों इसमें कस्टम ड्यूटी। ठीक है। ये आपके सिलेबस में 30 मार्क्स का है जैसा मैंने अभी बताया आपको, और ये आपके सिलेबस में है 20 मार्क्स का। ठीक है। अब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देता हूं। ये नॉर्मली किस पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, गुड्स या सर्विसेज। इस पे क्या लगेगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाएगा, गुड्स और सर्विसेज पर इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है सर। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं बच्चों, आपने रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप मान लेते हैं सर आप पिज्जा हट में गए। आप पिज्जा हट का नाम तो सबने सुना ही है, हाँ सर। आपका बर्थडे था तो आपने पार्टी दी अपने दोस्तों को, पिज्जा हट में आपने पिज्जा खाया और जो बिल आया था वो आया था 2000 रुपए का, मतलब 2000 का आपने पिज्जा खा लिया। तो उसने बताया कि सर इसमें आपका 200 रुपए का टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है। ये हैं आप मिस्टर पी, ये मिस्टर पी हैं बच्चों जिनका बर्थडे था और इन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी दी। तो अब मुझे बताओ बेटा 2000 का पिज्जा खाया, 200 का बिल था, तो टोटल बिल का अमाउंट कितना हो गया, 2200 हो गया। जो मिस्टर पी अपनी जेब से किसको देंगे बेटा, पिज्जा हट के जो भी
मालिक होगा या पिज्जा हट का जो भी पर्सन होगा उसको पे कर दिया जाएगा। तो पिज्जा हट का जो भी पर्सन वहां बैठा है उसको कितना पैसा मिला भाई? उसको मिला है 2200 रुपया। क्या ये 2200 रुपया पिज्जा हट का मालिक या पिज्जा हट का जो भी सप्लायर है या फिर जो वहां पर ऑनर बैठा है, क्या ये 2000 पूरा उसकी जेब में जाना चाहिए क्या? आंसर इज नो। 2000 तो इसी का है जो अपने जेब में रखेगा ये, बाकी जो 200 रुपया है वो क्या करेगा? ये गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। जब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा तो कहेगा कि सर मेरे यहां पर मिस्टर पी आए थे पिज्जा खाने और इन्होंने मुझे 2200 का पैसा दिया, जिसमें 2000 तो मेरे थे और टैक्स के नाम के 200 रुपए आपके थे जो मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब ये जो 200 है ये डिपॉजिट कौन करवा रहा है? डिपॉजिट करवा रहा है पिज्जा हट। और ये 200 किसकी जेब से निकले बच्चों? ये निकले हैं मिस्टर पी की जेब से। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरी जेब से पैसा निकल कर पहले सप्लायर की जेब में जाएगा और सप्लायर की जेब से निकल कर फिर कहां जाएगा बच्चों? फिर पहुंचेगा गवर्नमेंट के पास। तो क्या डायरेक्टली मैंने गवर्नमेंट को पे किया क्या? नहीं भाई, मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास गया है, इसलिए इसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एक तो जीएसटी पढ़ने वाले हैं कंप्लीट तरीके से, और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर जीएसटी के साथ साथ एक हम पढ़ेंगे कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो जीएसटी रहेगा आपका 30 मार्क्स का और कस्टम ड्यूटी रहेगा आपका 20 मार्क्स का। ओके बच्चों? ओके सर। तो अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। तो ये इनकम टैक्स की कॉपी में आप लिखेंगे, आपको कॉपी बनानी है जैसा मैंने बताया आपको। इनकम टैक्स हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इनकम टैक्स। ये कितने मार्क्स के लिए है? ये पूरे 50 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे हम, और ये बेस्ड होगा एमसीक्यू, बेस्ड ऑन एमसीक्यू। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक पूरा करता चला जाऊंगा मैं, वैसे वैसे मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी देता चला जाऊंगा। सर मतलब बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा रूल समझाऊंगा, सारी चीजें यहाँ सिखाऊंगा आपको, आप लिखोगे, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ तो चाहिए ना। बिना प्रैक्टिस क्या करोगे? तो मैं दिखाऊंगा, देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने बच्चों को दिए थे, जैसे ये सैलरी के क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन आएंगे अभी आपके सामने। थोड़ा सा फाइल हैवी हो जाता है ना, तो खुल नहीं पाता। एक बार फिर देख लेते हैं। ये देखिए, ये सैलरी के क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यू हैं बच्चों सारे के सारे, और ये क्लास में ही हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। तो ये जो एमसीक्यू आपको नजर आ रहे हैं ये क्लास में भी मैं करवाऊंगा आपको ये, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको मिलते रहेंगे। ये तो पिछले साल के हैं, तो पुराने हो चुके हैं, अब नए वाले बनाऊंगा और वो आपको भिजवाऊंगा। तो ये बहुत सारे एमसीक्यू आपको ऐसे मिलते रहेंगे हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग विद आंसर, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। तो जरूरी है बच्चों, इसके बिना तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, तो ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस। तो हम जो प्रैक्टिस भी करेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड ही करेंगे, है ना, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होके चलना है। चलिए सर, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सिलेबस के अंदर। इनकम टैक्स हम पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेसिक, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हम कुछ बेसिक बातें देखने जा रहे हैं बच्चों, हल्की फुल्की बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि जो इनकम टैक्स वर्ड है उसमें जो इनकम है बच्चों, इस इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम मीन्स मतलब सर, मतलब इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना हम? हाँ सर, तो इसमें इनकम का मतलब क्या है? देखिए, हमारे देश में, इंडिया में, आप सिर्फ 5 ही तरीके से इनकम को अर्न कर सकते हैं। इंडिया में आप अगर इनकम अर्न करना चाहो तो 5 ही तरीके हैं इनकम अर्न करने के, कोई छठा तरीका है ही नहीं। मतलब आपको अगर भारत देश में पैसा कमाना है तो आपके पास सिर्फ 5 ही तरीके हैं पैसा कमाने के, कोई भी छठा तरीका नहीं है पैसा कमाने का। सबसे पहला तरीका क्या है बच्चों पैसा कमाने का इंडिया के अंदर?
तो सबसे पहला तरीका है पैसा कमाने का, वो है सैलरी का इनकम। इसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहला जो तरीका आपका है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी का। सर इनकम फ्रॉम सैलरी, हाँ बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरी वैसे हम पढ़ेंगे, काफी समय लगेगा, लंबा चौड़ा टॉपिक है। कुछ बच्चे जो बीकॉम करके बैठे हैं उनको तो पता भी होगा, काफी समय लगता है इसके अंदर। फिर भी बीकॉम किया है नहीं किया उससे क्या फर्क पड़ता है यार, हम तो यहाँ करेंगे कंप्लीट। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या हो गया कि सर मैं कहीं पर नौकरी करूंगा, मैंने किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। तो नौकरी ज्वाइन की है, मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, नाम सुना होगा आपने, अपने मुकेश अंबानी की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो यहां पर मैं नौकरी कर रहा हूं बेटा। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मिस्टर पी, मेरा नाम मिस्टर पी है बच्चों, और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं। कहां पर, रिलायंस के अंदर। तो रिलायंस वाले मुझे क्या पे कर रहे हैं बच्चों, सैलरी पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं एक एम्प्लॉई हूं, रिलायंस मेरा एम्प्लॉयर है, और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे क्या दिया है, सैलरी पे की है। तो ये जो सैलरी है ये मेरे हाथ में क्या बनेगी, इनकम बनेगी। तो सबसे पहला हेड कौन सा हो गया, सैलरी का हेड। जहां पर मैं कहीं पर भी नौकरी करता हूं वहां मुझे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। दूसरा हेड जो है बच्चों इनकम का, उसे बोलते हैं हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, हाँ बच्चों हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का मतलब देखो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का मतलब हुआ कि सर मेरे पास एक मकान है, इस मकान को मैंने रेंट पर दे दिया। तो सर फिर आप कहां रहोगे, मैंने पूरा थोड़ी रेंट पे दिया है, मेरे नीचे वाला हिस्सा तो मैं खुद रहता हूं, ऊपर वाला हिस्सा रेंट पे दे दिया। या हो सकता है मेरे पास दो मकान है, एक में मैं रहता हूं, एक को मैंने रेंट पे दे दिया, ठीक है ना। तो मेरे पास कोई मकान है, कोई शोरूम है, कोई गोडाउन है, कोई मॉल के अंदर शॉप है, मैंने उसको रेंट पर दिया है, मैंने उसे क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया। तो रेंट पर देने से, है ना, जैसे ये मकान था मेरा और इसको मैंने क्या कर दिया है, रेंट पर दे दिया। तो रेंट पर देने से मुझे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। और रेंट मुझे कौन पे करेगा, मेरा किराएदार मुझे रेंट पे करेगा। मतलब जो टेनेंट होगा, टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार, तो टेनेंट क्या करेगा, मुझे रेंट पे करेगा बच्चों। तो ये रेंट क्या होगा, मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। मतलब भारत देश में पैसा कमाने का जो दूसरा तरीका है वो कौन सा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर। हमारे देश में जो तीसरा तरीका है पैसा कमाने का वो तो बेहतरीन है बच्चों, उसको नाम दिया गया है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं बेटा, जैसे हम लोग भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। डीसीसी जिसमें जिसमें आप अभी क्लास ले रहे हैं, ये भी तो एक बिजनेस ही तो है। तो डीसीसी वाले जो पैसा कमाएंगे, या जो भी लोग बिजनेस करने वाले हैं, चाहे अंबानी है, चाहे टाटा है, अडानी है, ये लोग जो बिजनेस करते हैं उससे जो पैसा कमाते हैं, इस पैसे को वो इसी हेड में टैक्सेबल करते हैं। मतलब सर, मतलब इंडिया ने सिर्फ 5 ही हेड बना रखे हैं इनकम को टैक्स करने के, इसे हेड ऑफ इनकम बोलते हैं हम। तो इन 5 हेड के अंदर जो आपका तीसरा हेड है वो कौन सा हेड है, बिजनेस का हेड है। चाहे आप एक छोटा सा बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, भाई मेरी एक छोटी सी टपरी पर चाय की दुकान है, ये भी एक बिजनेस है बच्चों। और मैं मुकेश अंबानी हूं, ये भी एक बिजनेस है। मतलब अंबानी की इनकम भी इसी हेड में टैक्सेबल होगी, और टपरी वाले की इनकम भी इसी हेड में ही टैक्सेबल होने वाली है। हेड है बिजनेस एंड प्रोफेशन। जब आप सीएस बन जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, या किसी कंपनी के अंदर जॉब करेंगे, द केस में भी जो भी आपको अच्छा लगता है, ज्यादातर बच्चे प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या बनोगे बेटा, प्रोफेशनल बनोगे। तो आपने जो इनकम कमाई वो भी कहाँ होगी, इसी हेड में टैक्सेबल होगी। मैं सीए हूं, मेरा नाम सीए पवन जांगेड़ है,
और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं इससे जो मुझे पैसा मिलेगा, अगर मुझे सैलरी मिलती है डीसीसी में तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, अगर सैलरी नहीं, मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले जो पैसा मिलेगा वो कहां पे टैक्सेबल होगा, इसी हेड में टैक्सेबल होने वाला है। तो इसका मतलब अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप एडवोकेट हैं, आप सीए हैं, सीएसएस सीएमए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, आप एक फिल्म स्टार हैं, आप कैमरामैन हैं, तो ये सब प्रोफेशनल्स है बच्चों। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर ये जो बिजनेसमैन हैं, ये सारे के सारे इसी हेड में अपने इनकम को टैक्सेबल करवाते हैं। सर इसका मतलब ये हेड तो सबसे बड़ा हेड होता है इनकम का। बिल्कुल बच्चों, ये सबसे बड़ा हेड है इनकम का और सबसे ज्यादा समय भी हमें यहीं पे लगने वाला है। 3 हेड हो गए हमारे। भारत देश में पैसा कमाने के 3 तरीके हमें पता चल गया। आप कहीं पे नौकरी कर लीजिए, या अपने मकान को किराए पर दे दीजिए, या बिजनेस या प्रोफेशनल बन जाइए। चौथा तरीका क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन, हाँ बच्चों कैपिटल गेन। आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, आपके पास कोई दुकान है, आपके पास कोई ज्वेलरी है, आपके पास कोई पुश्तैनी मकान है, आपके पास कोई पुश्तैनी जमीन पड़ी है, तो ये कैपिटल एसेट्स होती हैं। आपने उसे बेचा, बेचने से आपको जो गेन होता है बच्चों, वो गेन यहीं पे टैक्सेबल होगा। मेरी शादी में मेरी सासू मां ने मुझे एक सोने की मोटी सारी अंगूठी दी थी साहब, 10 तोले की अंगूठी थी वो। मेरी सासू मां ने मुझे गिफ्ट में 10 तोले की सोने की अंगूठी दी। मैंने उस 10 तोले की सोने की अंगूठी को बेच दिया और बेचने से मुझे मान लेते हैं सिर्फ 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है बच्चों, ये क्या है मेरे हाथ में? क्या मेरी बिजनेस की इनकम है क्या? नहीं सर, क्योंकि मेरा सोना बेचना खरीदने का काम नहीं है। मैं गोल्ड स्मिथ थोड़ी हूं, मैं तो सीए पवन हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर कोई एसेट आपकी कैपिटल एसेट है और उसको आप बेचते हैं और बेचने से जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट कहां टैक्सेबल होगा आपका? कैपिटल गेन के अंदर। कैसे होता है, कितना होता है, क्या क्या चीजें और हैं इसमें, सब देखेंगे जब हम मेन टॉपिक में जाएंगे। ये 4 हेड ऑफ इनकम हो गई। अब पढ़ेंगे बच्चों हम 5वां हेड ऑफ इनकम, जो लास्ट हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर आपने इसको अलग पेन से क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये अलग ही है। मतलब सर, मतलब 5 हेड की इनकम में अगर ऊपर वाले 4 हेड कौन कौन से? सैलरी का हेड, हाउस प्रॉपर्टी का हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड, या कैपिटल गेन का हेड, अगर कोई इनकम इन 4 हेड में नहीं आती तो बेटा वो इनकम कहां आती है? वो आती है बच्चों इस 5वें हेड के अंदर। मतलब सर, मतलब अगर कोई इनकम का नेचर ऊपर के 4 हेड में नहीं है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब सर ये हुआ कि सर ये जो ऊपर के 4 हेड है ये स्पेसिफिक हेड है, ये सब स्पेसिफिक इनकम को अर्न करते हैं। और ये 5वां हेड क्या है? ये है आपका नॉन स्पेसिफिक हेड। मतलब जो बचा कुचा है सब कहां पर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सर बचा कुचा, हाँ जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। मैं कहता हूं कि मैं गया केबीसी में। केबीसी तो सबने देखा ही होगा बेटा, अमिताभ बच्चन, है ना? कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी। तो मैं केबीसी में गया और केबीसी में मैंने, अमिताभ बच्चन ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और मैंने सही सही जवाब दिया और मैंने 10 लाख रुपए का इनकम कमा लिया। 10 लाख रुपए कमाए बच्चों मैंने, अमिताभ बच्चन से मैंने 10 लाख कमाया है। तो ये 10 लाख रुपए, क्या अमिताभ बच्चन ने मुझे सैलरी पे की है क्या? नहीं सर। क्या अमिताभ बच्चन ने मुझे कोई रेंट दिया है क्या मेरी प्रॉपर्टी का? नहीं सर। क्या मैंने अमिताभ बच्चन के साथ कोई बिजनेस किया है? नहीं सर। क्या मैंने कोई अपनी कैपिटल एसेट जैसे अपनी सासू मां की अंगूठी बेच दी थी वैसे कुछ बेचा है क्या उसे? नहीं सर। इसका मतलब ये 10 लाख ऊपर के 4 हेड में नहीं आ पा रहा, क्योंकि ऊपर के 4 हेड क्या है? स्पेसिफिक हेड है, और ये 10 लाख ऊपर के 4 हेड में नहीं आ पा रहा।
तो जब 4 हेड में नहीं आ पा रहा तो ये कहां जाएगा बच्चों? ये जाएगा 5वें हेड में, जिसका नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब सरकार कितनी चालाक है ये देखिए बच्चों। पहले 4 हेड बनाए तो कह दिया कि हम सिर्फ 5 तरीके से ही भारत देश में इनकम पे टैक्स लेंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी तरीके से पैसा कमाया है तो इस पे टैक्स लगेगा, अगर इसके अलावा टैक्स नहीं लेंगे। और फिर क्या बोला कि 4 तो स्पेसिफिक है और 5वां क्या बन गया? बैलेंसिंग फिगर वाला, कि अगर 4 हेड में जा सकता है तो वहां भेज दो, अगर 4 हेड में नहीं जा रहा तो उठा के कहां ले जाओ? सबको अदर सोर्सेज में ले जाओ। मतलब ऐसी कोई इनकम नहीं है इंडिया में जो टैक्सेबल ना हो। अब इनकम का नेचर क्या है वो डिपेंड करता है कि सर वो कौन से हेड में जाने वाला है। ऊपर के 4 हेड स्पेसिफिक बना रखे हैं तो इनकम उन 4 हेड में चली जाएगी। अगर वो ऊपर के 4 हेड के लिए स्पेसिफिक नहीं है तो कहां पर जाएगी बच्चों? 5वें हेड में। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आप रास्ते से जा रहे थे और वहां जाते आपको रास्ते में मिला कि एक पैसों से भरा हुआ बैग, बहुत सारे पैसे थे उसके अंदर, आपको मिल गया। करना तो क्या चाहिए आपको? उस बैग को आपको पुलिस के हवाले करना चाहिए, पर आपका मन थोड़ा बेईमान हो गया। आपने कहा नहीं यार, मुझे मिला है, भगवान ने दिया है तो ये मेरा ही है। बड़े खुशी खुशी आप घर जा रहे हो, रास्ते में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है अरे भाई क्या है? आपने कहा सर पैसा है। कहां से लाया? सर मेरा है, मुझे मिला है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो पैसा आपको मिला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे कौन से हेड में टैक्सेबल करेगा? क्या किसी ने आपको सैलरी दी है क्या? नहीं सर। क्या रेंट मिला है? नहीं सर। क्या बिजनेस किया आपने? नहीं सर। क्या कोई कैपिटल एसेट्स बेची? नहीं सर। इसका मतलब ये जो पैसे से भरा हुआ बैग आपको भगवान ने तोहफे में आपको दिया है, तो ये तोहफा कहां पर आएगा आपका? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलो ये तो आपको ऐसे मिल गया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता पैसे से भरा हुआ बैग मिल जाए। मिलता होगा किसी को, हमें तो आज तक नहीं मिला बेटा 10 रुपया भी। आगे बढ़ते हैं। एक दोस्त ने मुझे सोने की चैन दे दी, गोल्ड रिंग मुझे दे दिया, कैश दे दिया मेरे दोस्त ने। तो ये जो मुझे पैसा मिल रहा है, जो मेरा दोस्त मुझे दे रहा है, क्या ये कौन सी इनकम है सर? ये तो गिफ्ट की इनकम है। क्या गिफ्ट की इनकम ऊपर के 4 हेड में आएगी क्या? नहीं सर। तो किस में आएगी? 5वें हेड में। इसका मतलब सर ऐसी कोई इनकम जो ऊपर के 4 हेड में नहीं फिट हो पाती, उसे कहां फिट कर लीजिए? 5वें हेड में। और 5वां हेड का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आजकल तो वो खूब चलता है ड्रीम 11, है ना? आपने देखा होगा ड्रीम 11 में टीम बनाई होगी किसी ने किसने, तो कोई ना कोई स्टूडेंट तो बना ही रहा होगा इतने में से। तो अगर आपने ड्रीम 11 पे कोई टीम बनाई है और टीम बनाने पर बाई चांस लकीली आपने कुछ पैसा उसमें जीत लिया, तो वो इनकम भी कहां पर आती है? इसी हेड में आती है बच्चों। तो ऐसी कोई इनकम जो लॉटरी वगैरह से आप कमाते हैं, ऐसी कोई इनकम जो आपने शॉर्ट में कमा ली है, ऐसी कोई इनकम जो इंटरेस्ट की है, ऐसी कोई इनकम जो डिविडेंड की है, ये सारी इनकम जो ऊपर के 5 हेड में 4 हेड में नहीं जा पाती, तो ये 5वें हेड में आती है, जिसका नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब क्या होगा सर? इन सभी हेड की इनकम को टोटल किया जाएगा। सर एक बात बताओ। हाँ बेटा बोल। क्या सर 500 हेड से इनकम कमाना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप इनमें से किसी भी हेड से इनकम कमाते हैं तो भी टैक्सेबल होगा। अगर इनमें से कोई 2 हेड में इनकम कमाते हैं तो भी यही होगा। या फिर आप 500 से भी इनकम कमा सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सर इनकम टैक्स देना तो आपको 500 हेड से इनकम कमानी पड़ेगी। 1 हेड से कमाओ, 2 से कमाओ, पूरे 500 से कमाओ, आपकी मर्जी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं सिर्फ डीसीसी में नौकरी करता हूं और डीसीसी वाले मुझे 10,000 रुपये महीना देते हैं। मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 मेरी साल की सैलरी की इनकम है। और मैं कुछ भी नहीं करता, ना ही मेरे पास कोई मकान है जो मैं किराए पर दे दूं, ना ही मैं कोई बिजनेस करता हूं, ना ही मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, कुछ भी नहीं है भाई। नहीं, मैंने अपनी सासू मां की अंगूठी बेची है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी कौन सी इनकम है? सिर्फ एक ही इनकम है, जिसका नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। बाकी कोई इनकम नहीं है। तो मेरा टोटल कितना आ गया? 1,20,000। एक हेड से भी हो सकता है। मैं डीसीसी में काम करता हूं और यहां पर मुझे 1,20,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है, पर मैंने क्या कर रखा है? अपने मकान, जिस मकान में मैं रहता हूं, उसका जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर, मैंने किराए पर दे दिया और उससे मुझे 5,000 रुपये महीने का किराया आ रहा है। मल्टीप्लाई 12, तो ये क्या आ गई बेटा? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। तो अब मेरे पास कौन सी इनकम है? सैलरी की इनकम भी है
और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, बाकी इनकम नहीं है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल कि सर मैं डीसीसी में काम करता हूं और मैंने अपना जो मकान है वो ऊपर वाला किराए पर दे रखा है, और जब मैं घर जाता हूं ना, क्योंकि मैं सीए हूं, तो छोटी मोटी प्रैक्टिस भी कर लेता हूं। मेरे थोड़े से क्लाइंट है, मैं उनको सर्विसेज दे देता हूं, उनकी रिटर्न वगैरह फाइल कर देता हूं। घर जाने के बाद काम करना पड़ता है भाई, बहुत मेहनत करता हूं मैं। तो मुझे साल की वहां से 1 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास कौन सी इनकम आ गई, बिजनेस एंड प्रोफेशन में प्रोफेशन की इनकम भी आ गई। मैंने इस बार अपनी सासू माँ ने जो अंगूठी दी थी वो भी बेच दी है, तो कौन सी इनकम आ गई है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, उससे मुझे इंटरेस्ट मिला, या फिर मैंने इस बार ड्रीम 11 में बैठे बैठे वैसे ही एक टीम बनाई और टीम सेलेक्ट हो गई और मुझे 2 लाख रुपए का विनिंग प्राइज मिला, तो कौन सी इनकम आगे बचाओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड की इनकम भी आ सकती है, 5 हेड की इनकम भी हो सकती है, या फिर 1 हेड की इनकम भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हां, एटलीस्ट एक तो इनकम होनी चाहिए। अगर एक भी इनकम नहीं है तो फिर कोई इनकम टैक्स आपका लगेगा ही नहीं। जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कोई इनकम कमानी अभी स्टार्ट नहीं की है। और जल्दबाजी भी क्या है भाई, जब सीएस बन जाओगे तो उसके बाद में इनकम कमानी ही है, जीवन भर काम ही करना बेटा, हम कर ही रहे। सुबह निकलते हैं काम करने के लिए, शाम तक काम ही करते रहते हैं। ये जो आपका समय है, ये अच्छा समय है, उसको यूज कीजिए, आप इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, वो अलग बात है। तो इन 5 हेड की जो इनकम बनती है, इस इनकम को हम बोलते हैं बच्चों ग्रोस टोटल इनकम। इसे बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। और बच्चों ये जो ग्रोस टोटल इनकम है ना, यहां पहुंचने के लिए मुझे 2 महीना लग जाएगा, ज्यादा ही लग जाएगा बेटा, 2 महीने से भी, तब जाके मैं यहां पहुंचूंगा। मतलब इन सब को हम बारी बारी देखने वाले हैं, अलग अलग एंगल से। ठीक है ना, ये सब टॉपिक है आपके सिलेबस के। और देखा जाए डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये जो टॉपिक है, ये 80% यही टॉपिक एग्जाम में आता है, 20% बाकी बचता है। चलो फिर भी जो ग्रोस टोटल इनकम आई है आपकी, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे बच्चों, इसमें से माइनस करेंगे क्या, डिडक्शंस। अंडर चैप्टर 6A। 6A सर, हाँ बेटा, कुछ चैप्टर्स होते हैं उसमें से, इसमें से हम माइनस करेंगे डिडक्शंस को, तो जो बचेगा बच्चों, इसे बोलते हैं टोटल इनकम है। हाँ, ये क्या होती है, टोटल इनकम। इसी टोटल इनकम पर क्या लगता है बच्चों, टैक्स लगता है। इसी टोटल इनकम पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। सर ये आपने यूसी क्या लिखा है, देखो कुछ बच्चों को सेक्शंस पढ़ने आते हैं, कुछ को नहीं आते, तो मैं एक थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन देता हूं आपको, सेक्शन कैसे पढ़े जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की क्लास में आप खड़े हैं और मैं सारे सेक्शंस में ही बात करूंगा, बहुत सारे सेक्शंस आपके सामने आज दिखाऊंगा भी। तो इनकम टैक्स की क्लास चल रही है और सेक्शन के बारे में ना पता चले तो अजीब सा लगेगा। तो बेटा सबसे पहले 3 चीजें होती हैं, एक होता है अंडर सेक्शन, एक मिनट, एक होता है अंडर सेक्शन, एक होता है अंडर चैप्टर। ठीक है, अंडर सेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं U/S से, अंडर चैप्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं U/C से। और एक और इनका मिलता जुलता भाई जिसका नाम है अंडर हेडिंग। ओहो, हेडिंग लिखना था, सेक्शन लिख दिया। अंडर हेड बोलते हो आप, तो इसे हम बोलते हैं अंडर हेड, UH या U_H। सर अंडर हेड, ये देखो ना, 5 हेड ऑफ इनकम, तो कौन से हेड में आएगा, तो UH लिखा, इसका मतलब क्या कर दिया आपने, कौन से हेड में आ रहा है। US का मतलब क्या, अंडर सेक्शन। और UC का मतलब क्या होता है बच्चा, UC का मतलब हो गया आपका अंडर चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक सेक्शन लिखता हूं, जैसे मान लो अंडर सेक्शन 56 to
10, 1 to 1A। आइए इसको रीड करते हैं। इससे बड़ा तो क्या बनेगा। कैसे रीड किया जाता है किसी सेक्शन को, बहुत बेसिक बात है। मैं ये नहीं कहता आपको नहीं पता होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते हो, पहले से पढ़ा हुआ हो। मैं फिर भी एक बार आपको बताऊंगा बेटा इसको रीड करने का तरीका क्या है, क्योंकि अगर आपको यही चीज नहीं पता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार इतनी सी बात नहीं पता इस बच्चे को। तो क्लास की शुरुआत है तो हम ये बातें करेंगे। बच्चों जो आपको ये 56 नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक 56, इसको बोलते हैं हम सेक्शन। ये होता है बच्चों सेक्शन। इस 56 के बाद में स्टूडेंट्स आपको ये ब्रैकेट के अंदर 2 नजर आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, बताओ बेटा क्या बोलते हैं, अरे बताओ ना, सब सेक्शन। आप बोल सकते हैं भाई, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप लाइव क्लास के अंदर, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, बोलिए मेरे से बात कीजिए बच्चों। आप हैं आयुष, खुशी, आप मुझसे बात कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो है बच्चों, ये इसके बाद वाला अगले वाला, इसको नाम दिया गया है क्लोज। मतलब सर पहले होता है सेक्शन, फिर होता है सब सेक्शन, फिर होता है क्लोज। अब क्लोज के बाद में जो आपको ये ऊपर नजर आ रहा है, ये वाला जो मैं ग्रीन में इसको दिखा रहा हूं, ये इसे बोलते हैं सब क्लोज। अच्छा, जैसे सर सब सेक्शन था वैसे सब क्लोज, हाँ बेटू वैसे ही सब क्लोज। सब क्लोज के बाद में जो इसके बाद में जो पॉइंट आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, पहले मैं इसकी बात करूं, इसे हम कह देंगे सब क्लोज। और इसके बाद ये जो लास्ट बचा है इसको क्या कहेंगे अब, सब क्लोज। ठीक है, मतलब जितनी बार भी आगे ये बढ़ता जाएगा उतनी बार हम क्या करते जाएंगे, इसके आगे सब लगाते चले जाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका है किसी भी सेक्शन को, सबसे पहले क्या होता है, सेक्शंस होता है बेटा, सेक्शन होता है सबसे पहले, सेक्शन के बाद क्या आता है, सब सेक्शन आता है, सब सेक्शन के बाद क्या आएगा बच्चों, क्लोज आएगा, क्लोज के बाद क्या आएगा, सब क्लोज आएगा, और सब क्लोज के बाद क्या चलते रहेंगे, फिर वो सब चलता रहेगा। ठीक है सर, मैं आपको एक नॉलेज के लिए एक बात बोलता हूं, ये सेक्शन नंबर तो आपको पढ़ा होगा जरूर, आपको किसी आता होगा, पर ये बात जो बोल रहा हूं हो सकता है आपको नहीं पता हो। बच्चों याद रखना, हमेशा जो सेक्शन होता है वो डिजिट से स्टार्ट होता है। सेक्शन हमेशा डिजिट से स्टार्ट होगा। मतलब सर, मतलब जैसे मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाता हूं, सेक्शन 10AA, ये पढ़ेंगे आपके सिलेबस में भी है, ये सेक्शन है बच्चों। AA 10 कभी सेक्शन नहीं हो सकता, नहीं बेटा ये सेक्शन नहीं हो सकता, 10AA सेक्शन बन सकता है। मतलब हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, ये डिजिट से ही स्टार्ट होगा। तो पहली जो डिजिट है यहां से आपका सेक्शन स्टार्ट होता है। AA 10 एनेक्जर बन सकता है, शेड्यूल बन सकता है, बट ये क्या नहीं बन सकता, ये सेक्शन नहीं बन सकता। सर ये सेक्शन होते क्या है, देखो बेटा हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है, वो अलग अलग आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे आर्टिकल्स है उसके अंदर। जैसे आपने नाम सुना होगा आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर में था, वो अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया है, स्पेशल पावर थी उनके पास। वैसे बहुत सारे आर्टिकल हैं बच्चों, उन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 245। उस आर्टिकल नंबर 245 में लिखा हुआ है कि भारत देश के जितने भी लोग हैं उनसे अगर आपको टैक्स लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले संविधान बनाना पड़ेगा। ये बात लिखी है 265 के अंदर। तो उसके अंदर सेक्शन है बेटा, 3 अलग अलग लिस्टें बनी हुई है, सब लिखवाऊंगा आपको मैं, ये सब चीजें आपके बेसिक में सब लिखेंगे हम। तो लिस्टों के अंदर क्या है बेटा, एंट्रीज हैं, और एंट्रीज के अंदर सेक्शन लिखे गए हैं। मतलब सर आर्टिकल्स, फिर शेड्यूल, फिर लिस्ट है, फिर एंट्रीज, फिर उसमें सेक्शंस हैं, और उन सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है, हमारा इनकम टैक्स लिखा हुआ है या जीएसटी लिखा हुआ है।
तो ये सब चीजें कहां होती हैं, कैसे एड्रेस होंगी, इन चीजों को हम देखेंगे, हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। पर फिलहाल आपको सेक्शन पढ़ना तो आना चाहिए ना। तो हम बोल रहे हैं कि सर सेक्शन कभी भी आपका डिजिट से अलावा स्टार्ट हो ही नहीं सकता, हमेशा ये डिजिट से ही स्टार्ट होगा। पहली बात तो आप ये याद रखिए। दूसरी अगर बात करें हम कि अगर सेक्शन के अंदर बाय चांस अल्फाबेट आ भी जाता है तो वो अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लेटर का होगा। मतलब 10 छोटा ए छोटा डबल ए या 115 छोटा बी बी डी छोटा ए, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत है बेटा। सेक्शन सही क्या होगा, अगर बाई चांस सिलेबस में सेक्शन में क्या आ गया है, अल्फाबेट गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे सेक्शन 115 ए, 115 बीबीडी, 115 बीबीडी ए, ये हट चुका है सेक्शन 115 बीबी, सेक्शन 10 डबल ए, सेक्शन 80 क्यूक्यूबी क्यूक्यूबी, सेक्शन 80 आरआरबी। ये सब सेक्शन आपके सिलेबस में है, सब पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो जब भी सेक्शन में अल्फाबेट आता है तो हमेशा क्या होगा, वो कैप्स में होगा। जैसे एक बहुत फेमस सेक्शन है सेक्शन 80 टीटीए, 80 टीटीबी। हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में काफी क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। तो जब भी ये सेक्शंस आएंगे आपके, ये कैपिटल लेटर के अंदर ही आएंगे। ओके सर, एक बात तो समझ में आई। अब हम बात करते हैं सब सेक्शन के बारे में, कुछ जनरल बातें। सर ये लिखवाओगे नहीं, कहने जरूरत नहीं है बेटा, ये आपने एक बार सुन लिया, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, मुझे पता है। अब हम बात करते हैं सब सेक्शन के बारे में, कुछ जनरल बातें। सब सेक्शन कौन सा होता है, जो सेक्शन के बाद आता है उसे बोलते हैं सब सेक्शन। ठीक है, जो सेक्शन का ही पार्ट होता है। मतलब सर सब सेक्शन और सब सेक्शन अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होते हैं बेटा। एक सेक्शन का ही पार्ट क्या होता है, सब सेक्शन होता है, पर इन दोनों में अलग अलग बातें लिखी जा सकती है। सब सेक्शन के लिए बोला गया है कि सर ये भी आपका हमेशा डिजिट से ही स्टार्ट होगा। इसमें अगर कोई अल्फाबेट आता है तो ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। गवर्नमेंट कह रही है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं और कैपिटल भी कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शन में अगर आ गया तो हमेशा कैपिटल लेटर का ही अल्फाबेट होगा, पर अगर सब सेक्शन में आ गया तो ये आपका स्मॉल भी हो सकता है या फिर आपका कैपिटल भी हो सकता है। गवर्नमेंट दोनों के लिए फ्री कर रही है कि कैसे मर्जी कीजिए आप। बस सब सेक्शन में इतनी ही बात है। फिर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज के अंदर भी बच्चों अगर डिजिट आएगा तो रोमन में आएगा। रोमन, आपको रोमन काउंटिंग आती है ना, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, रोमन काउंटिंग। तो रोमन काउंटिंग में क्या आएगा बच्चों आपका, और उसके बाद में अगर कोई इसमें अल्फाबेट आता है तो नॉर्मली क्या, हमेशा क्या आएगा आपका, छोटा, मतलब स्मॉल अल्फाबेट ही होगा इसमें। बाकी आगे तो कुछ मर्जी आप देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कॉमन आपको पता होनी चाहिए जब आप एक इनकम टैक्स में सेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन कैसे रीड किया जाएगा वो हमने बताया आपको। ठीक है, तो जब एक बार आपने ये देख लिया, पहली चीज आपने देख ली कि सर इनकम टैक्स जो आपका है, हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 हेड्स की इनकम जो है उससे मिलकर आपकी इनकम बनती है 5 हेड्स की इनकम से। पहली इनकम आपकी सैलरी की, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की, तीसरी बिजनेस एंड प्रोफेशन की, चौथी है कैपिटल गेन की, लास्ट में क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इससे मिलकर बनेगा आपका जीटीआई। इसमें हम क्या करेंगे, डिडक्शंस माइनस करेंगे अंडर चैप्टर 6 ए की डिडक्शंस इसमें माइनस हो जाएगी, और माइनस हो जाने के बाद में जो बचेगा उसे कहेंगे हम टोटल इनकम। और दोस्तों इसी टोटल इनकम पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। इसी टोटल इनकम पर क्या लगेगा बच्चों, टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब बातें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक में ही पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एक नई कॉपी लगानी है। ठीक है, आप 2, 4, 5 दिन आप क्लास ले सकते हैं, आप डेमो ले लीजिए, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो कंटिन्यू करना मेरे साथ में आप। ठीक है, और मैं बता दूं मेरा नाम सीए पवन है, और पिछले
11 साल से, 12वां साल स्टार्ट हुआ है अभी, 11 साल से मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के भी नाम हैं, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट मुझे जानते भी हूं, उनमें मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। और आपका सिलेबस को भी मुझे ही पढ़ाने की जिम्मेवारी मिली है। सर ने मुझे बोला कि सर आपको ही CS एग्जीक्यूटिव बैच के अंदर टैक्स पढ़ाना है। बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ में, और आपको भी अपनी मेहनत करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सब कुछ क्लास में ही लिखेंगे। पूरा नोट्स जो पूरी 900 पेज की बुक है बेटा, वो 90 पेज में आपको लाके दूंगा, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटीड है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। एक पैटर्न है CS एग्जीक्यूटिव का, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो ट्रिकी, इतने ट्रिकी नहीं होते, सिंपल सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में हम इसको लिख के चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपनी क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, और ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले, ताकि आप इसको कल लिख पाएं, क्योंकि मैं कल इसके आगे ही इसको स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप, उसके बाद में आपकी अगली क्लास रहेगी। तब तक के लिए बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय। यस।